जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 में होम साइंस गृह विज्ञान का पेपर 2। ठीक है, गृह विज्ञान का पेपर 2 है, क्लास 3 है। 2 क्लास मैंने ऑलरेडी करा दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों प्लेलिस्ट का लिंक है। इस क्लास को अटेंड करने के बाद इस क्लास को भी अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा 6 सेमेस्टर है आपका, होम साइंस पेपर 2 है। पेपर का नाम क्या है? देखिए, पेपर का नाम है रिसर्च मेथडोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट, अनुसंधान पद्धति और लिंग विकास। ठीक है, क्लास 3 से आने वाले ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर विथ नोट्स। ठीक है, यदि आपके कॉलेज में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कराए जा रहे हैं, आपके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इस क्लास को मोस्टली अटेंड करना है। यदि आपके सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होंगे तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें पहला प्रश्न आप तक का देखते हैं साथियों। पहला प्रश्न आपका क्या पूछा है? सबसे ज़्यादा महिला कामगार किस देश में है? सबसे ज़्यादा जो महिला हैं, कामगार मतलब काम करने वाली महिलाएं सबसे ज़्यादा किस देश में हैं? तो सोलोमन द्वीप में है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर ये बताइए सोलोमन द्वीप कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है सोलोमन द्वीप। ठीक है, वहाँ की सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं पुरुषों की तुलना में। ठीक है, यानी महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं और पुरुष कम काम करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक बार और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, देखिए 80% ऐसे हैं छात्र छात्राएँ जो हमारे चैनल पर डेली वीडियो मतलब देखते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ देखिए, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और इस क्लास को शेयर करना तो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए इसमें मैं कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। सोलोमन द्वीप का नाम 1568 में स्पेनिश नाविक अल्वारो डी मेंडेना ने रखा था। ठीक है, उन्होंने दावा किया था कि ये द्वीप राजा सोलोमन की संपत्ति है। ठीक है, बहुत ही शानदार है। देखिए आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सोलोमन द्वीप का नाम कब रखा गया था, तो 1568 ईस्वी में। किसने रखा था? तो अल्वारो डी मेंडाना ने रखा था। ठीक है, उन्होंने दावा किया था कि राजा सोलोमन की संपत्ति है सोलोमन द्वीप। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। महिला श्रमिकों का प्रतिशत कम क्यों है? लैंगिक भेदभाव के कारण महिला श्रमिकों का प्रतिशत कम है। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 3 क्या है साथियों? महिला बेरोजगारी पुरुष की तुलना में अधिक क्यों है? तो क्यों है भैया? भेदभाव और लैंगिक समस्या के कारण। ठीक है, महिला बेरोजगारी पुरुषों की तुलना में अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोनों ठीक है, ए और बी दोनों हैं आपके। चलिए चौथा प्रश्न आपका देखेंगे साथियों क्या है। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार उद्यमिता क्या है? तो भूमिका निभाने की प्रक्रिया है। ठीक है, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार उद्यमिता क्या है भैया? भूमिका निभाने की प्रक्रिया है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे आपका क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता का महत्व नहीं है? तो प्रबंधकीय गुणवत्ता जो है साथियों, यह उद्यमिता का महत्व नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे क्या है। पहचाने की व्यवसाय योजना में किसे शामिल होना चाहिए? तो जो उद्यमी होते हैं, ठीक है, उद्यमी को व्यवसाय योजना में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। जल्दी जल्दी देखेंगे साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा, जल्दी भी समझाऊंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे क्या है। उसे पहचाने जिसे कारपोरेट उद्यम के रूप में भी जाना जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप जिसे आप बोलते हैं, ये क्या होता है? ये कारपोरेट उद्यम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 8वां प्रश्न बहुत ही शानदार क्या है। उस परिदृश्य की पहचान करें जिसे व्यवसाय के में, ठीक है, जिसे व्यवसाय में जोखिम लेने वाले के रूप में जाना जाता है। उद्यमिता होते हैं लाभ या हानि होते हैं, तो जो उद्यमिता होते हैं, ठीक है, यह क्या करते हैं? व्यवसाय में जोखिम लेने वाले के रूप में जाना जाता है उद्यमिता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 9 बहुत ही शानदार है क्या है। अन्नपूर्णा योजना कब लागू हुआ? बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये तो 100% आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। 1 अप्रैल सन 2000 को अन्नपूर्णा योजना लागू हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। देखिए जो मैं 100% बोल देता हूँ वो आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं। हिंदी में जो लोग हमारा हिंदी क्लास कवर किए होंगे,
क्लास किए होंगे हिंदी का। जो जो मैंने बोला था 100% वो तो आया ही था। जो मैंने क्लास कराया था, क्लास से कई सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न, पूरे लगभग आपके 75 क्वेश्चन हुए थे। 75 में से 75 क्वेश्चन आ गए थे हिंदी, जो मॉडल पेपर मैंने तैयार किया था। ठीक है, तो जो जितने भी प्रश्न मैं बताता हूँ इसकी मत किया करिए, और जो मैं बोलता हूँ कि ये आने वाला है तो बिल्कुल उसे ध्यान से पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे साथियों। क्या है? अन्नपूर्णा योजना कब से शुरू हुई थी? अन्नपूर्णा योजना सन 2000 से शुरू हुई थी, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है साथियों, अन्नपूर्णा योजना किसने शुरू की थी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अन्नपूर्णा योजना शुरू की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 12 क्या है? अन्नपूर्णा योजना से आप क्या समझते हैं? अन्नपूर्णा योजना हर महीने 5 किलो अनाज प्राप्त करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अन्नपूर्णा योजना के तहत हर महीने 5 किलो अनाज प्राप्त करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। मिलता है, ध्यान रखेंगे। स्त्री शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्त्री शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य होता है गरीबों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 14 क्या है? महिला हेल्पलाइन योजना शुरू की गई थी। महिला हेल्पलाइन योजना कब शुरू की गई थी भैया? तो 2015 में। अच्छा, डेट भी याद रखिएगा साथियों, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल। देखिए मैंने 5th सेमेस्टर में भी आपको बताया था, आपका सन तो देता है, साथ में डेट भी देता है, तो डेट याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2015 को महिला हेल्पलाइन योजना शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। और ये जो प्रश्न है ये भी 100% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, महिला हेल्पलाइन योजना कब शुरू की गई थी, और इसके बारे में अभी मैं और प्रश्न आपको आगे पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो क्लास में बने रहिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी योजना लड़कियों को शिक्षा और उनका कल्याण प्रदान करता है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, ठीक है, लड़कियों को शिक्षा और उनका कल्याण प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 16 क्या है? कौन सी योजना तस्करी की रोकथाम में मदद करती है? तो जो उज्ज्वला योजना होती है साथियों, यह तस्करी की रोकथाम में मदद करती है। प्रश्न नंबर 17 क्या है? बहुत ही शानदार है। महिला योजना के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता है, तो स्टेप है STEP। ठीक है, महिला योजना के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता क्या है? स्टेप है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर ये बताइए स्टेप का फुल फॉर्म क्या होता है? पूछ लिया एग्जाम में, तब क्या करेंगे? बिल्कुल, ये भी आपका जो प्रश्न है मैं बता देता हूँ। देखिए, स्टेप का फुल फॉर्म होता है STEP। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक ट्रेनिंग फॉर इफेक्टिव पेरेंटिंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका इस्तेमाल समुदाय और शैक्षिक क्षेत्र में किया जाता है स्टेप का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए आप लोग क्या करिएगा, इसका PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF कहाँ से मिलेगा सर? तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको मिलेगा PDF, कहीं ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न है आपका, प्रियदर्शनी योजना प्रदान करती है। प्रियदर्शनी योजना महिला सशक्तिकरण, महिला को कमनी, राजनीतिक, ठीक है, ये दोनों प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या है आपका? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2010 में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत हुई थी। इसमें ध्यान रखिएगा की पॉइंट्स है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत अक्टूबर में हुई थी। कब? 2010 में। यह योजना 53 जिलों में चल रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 2 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसे बैंक या डाकघर खातों के जरिए दिए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 क्या है आपका? अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र कौन है? यानी जो अन्नपूर्णा योजना है उसको पाने के पात्र कौन है, पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो 65 वर्ष के कम आयु के और गरीब लोग। ठीक है, दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों लोग पात्र हैं। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या है? अन्नपूर्णा योजना के लिए राज्य और जिला स्तर पर कार्यान्वयन प्राधिकारी कौन है? तो जिला कलेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मैं आसान भाषा में बता दे रहा हूँ। देखिए, जो अन्नपूर्णा योजना है
राज्य और जिला स्तर का अधिकारी कौन है? अन्नपूर्णा योजना का राज्य और जिला स्तर का अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न 100% आएगा आपके एग्जाम में। प्रश्न नंबर 22 पूछा है साथियों, अन्नपूर्णा योजना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या था? तो भारत सरकार द्वारा 52,215 पर लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, ये दोनों क्या हैं? अन्नपूर्णा योजना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य थे। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या है आपका, महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम बताएं। महिला ई हाट, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है। ये 100% आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, ध्यान रखेंगे, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड पूछता है, CSWB का फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। इसकी स्थापना साल 1953 में हुई थी। इसका मकसद क्या था भैया? समाज में महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना। इसके लिए ऐसे संगठनों को बढ़ावा देना भी मकसद था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25 क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 25 है आपका, निम्नलिखित में से केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है, अभी आपके एग्जाम में आएगा, 100% देखिएगा। श्री दुर्गाबाई देशमुख जो थी साथियों, यह केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 25 का। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे आपका क्या है इसमें। 26 नंबर प्रश्न क्या है? चलिए 26 नंबर प्रश्न है, भारत में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान किस श्रेणी में आते हैं? संगठित क्षेत्र में आते हैं और असंगठित क्षेत्र, दोनों में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, संगठित और असंगठित क्षेत्र पर विचार कीजिए, रोजगार की शर्तें। बिल्कुल ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, संगठित और असंगठित क्षेत्र पर जो विचार करना है उसके विचार से रोजगार की शर्तें गलत हैं। उद्यमों का स्वामित्व, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, और आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, ये भी आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संगठित और असंगठित क्षेत्र पर विचारों के अनुसार उद्यमियों का स्वामित्व होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 क्या है आपका, एक अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की विशेषता होती है तो सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 29 क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो इसमें कौशल भारत मिशन, कौशल के विकास और बेरोजगारी है, पूंजी गहन तकनीकों के परिणाम स्वरूप अनौपचारिक क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है, ये सभी क्या है? ये सभी सत्य हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों आपके सत्य हैं। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न आपका क्या है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या प्रदान करता है? तो यह स्वरोजगार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 31 क्या है, निम्न में से कौन सी उद्यमिता की विशेषता नहीं है? बताइए। तो जो प्रबंधकीय प्रशिक्षण होता है यह उद्यमिता की विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या है साथियों, निम्न में से कौन सा उद्यमिता का महत्व है? बताइए। तो जो रोजगार के अवसरों का सृजन है, नवाचार है, सामुदायिक विकास पर प्रभाव है, ये तीनों क्या है? उद्यमिता का महत्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 33 देखेंगे आपको क्या है, उद्यमिता शब्द किस भाषा से लिया गया है? उद्यमिता शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 34 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। 11 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपके दिमाग में प्रश्न आएगा तो ध्यान रखिएगा। दुनिया भर में हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।
इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने साल 2011 में की थी। ठीक है, याद रखिएगा। बालिका दिवस कब से मनाया जाता है? 2011 से। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है भैया? लड़कियों को विकास के अवसर मिले और समाज में उन्हें सम्मान और अधिकार मिले। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 पे साथियों क्या पूछा है आपका? प्रबंध का अंतिम बिंदु क्या है? प्रबंध का अंतिम बिंदु होता है नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर क्या है? राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 36 का। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों आपका क्या है? प्रश्न नंबर 37 है। उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, यह कथन किसका है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपके एग्जाम में आएगा। तो पीटर एफ ड्रकर ने साथियों कहा था कि उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, यह कथन पीटर एफ ड्रकर का है। पीटर ड्रकर ऑस्ट्रेलियाई मूल के अमेरिकी प्रबंधन सलाहकार, शिक्षक और लेखक थे। उन्होंने ही लक्ष्यों द्वारा प्रबंधन नाम की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। आपके एग्जाम में पूछता है लक्ष्यों द्वारा प्रबंधन नाम की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी भैया? तो पीटर एफ ड्रकर ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 38 है। उद्यमी एक ऐसा नवोन्मेषकर्ता होता है जो आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाकर एक सक्रिय व्यवसायी की भूमिका में होता है। यह निम्नांकित में से किसने कहा है? तो यह कहा है जोसेफ शुम्पीटर ने। इनका जन्म कब हुआ था? 1883 में। मृत्यु इनकी हुई थी 1950 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 39 क्या है साथियों? ये कथन है उद्यमिता दूरदर्शिता की जननी है और विशेष रूप से एक नए उपक्रम में जोखिम उठाने की तत्परता है। कथन के रेखांकित भाग को किसने कहा है? तो रिचर्ड कैंटिलोन ने कहा था और विलियम डायमंड ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और सी करेक्ट है आपका। चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए और सी आपका करेक्ट था। ठीक है, देखिए इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखेंगे। 40 नंबर प्रश्न है मध्य प्रदेश आदिवासी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 ईस्वी में मध्य प्रदेश आदिवासी निगम की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 41 क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2015 में आरंभ हुई थी। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। ठीक है, देखिए PMKVY। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका फुल फॉर्म पूछता है, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी। आप में से जो छात्र छात्राएं जो भी होंगे PMKVY में जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है? इसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 42 क्या है आपका? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है NCW का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग। इसका गठन कब किया गया? 31 जनवरी 1992 को। श्रीमती जयंती पटनायक इसकी पहली अध्यक्ष थी। आप बहुत ही शानदार ये है, देख लीजिए आपके एग्जाम में पूछेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी भैया? जयंती पटनायक। ठीक है, 24 फरवरी 2024 तक रेखा शर्मा अध्यक्ष हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 24 फरवरी 2024 तक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थी भैया? रेखा शर्मा। देखिए जो प्रेजेंट टाइम में है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपका उत्तर गलत भी नहीं होगा, चाहे पुराना पूछेगा चाहे नया पूछेगा, दोनों का आप उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए 43 नंबर प्रश्न क्या है आपका? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1919 में। ठीक है, 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 44 क्या है आपका? राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी? तो जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, ये मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 45 क्या है? इनमें से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी? तो जो मिर्जा
व्यास थी साथियों। ये 2 बार लगातार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। प्रश्न नंबर 47 है साथियों, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 48 क्या है? प्रबंध का अंतिम बिंदु क्या है? तो प्रबंध का अंतिम बिंदु अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है, नियंत्रण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 49 क्या है? मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना कब लागू की गई थी? तो 2003 में साथियों मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना लागू की गई थी। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आएगा, 100% ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 50 क्या है साथियों? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY का संबंध किस वर्ग से है? तो शहरी गरीब से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। एक लाइक करके जाइएगा क्लास को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।